हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में एपोप्टोसिस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एपोप्टोसिस जिसको आप अक्सर प्रोग्राम सेल डेथ कह देते हैं, है ना। और जो कैंसर का जो पूरा एक मैकेनिज्म है, कैंसरस सेल के ग्रोथ को चेक करने के लिए हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल सेल्स में ये एक एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म होता है। तो एपोप्टोसिस केवल कैंसर के साथ ही ये लिंक टर्म नहीं है, है ना। ये चीज याद रखिएगा कि एपोप्टोसिस अगर देखा जाए कि कई बार हम एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ कह देते हैं। एक्चुअल में जितने भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्रोग्राम सेल डेथ, क्या मतलब है इस चीज का। एक तो पहली बात आप देखो कि आप अपनी बॉडी की बात कर लें, अगर ह्यूमन बॉडी में केवल आपके बोन मैरो में 1 घंटे में लगभग बिलियंस में सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। जो नए सेल्स बनते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। और ये केवल आपके एक बॉडी टिश्यूज की बात नहीं है। हमारे बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं और वो टूट जाते हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के टिश्यूज में बिलियंस में सेल्स टूटते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, हमारा टिश्यूज क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। बट ऐसा होता तो नहीं है। सेल्स का डिस्ट्रक्शन भी होता है और नए सेल्स ऐड भी होते हैं। तो ये एक जनरल फेनोमेनन है। तो जो एक आपके सेल्स का एक प्रोग्रामिंग है उसको डिस्ट्रॉय करने का या उसको सेल्फ उसका डिस्ट्रक्शन करने का, जिसको आप कहते हैं सुसाइड कर रहा है सेल्स। तो हमने टर्म यूज किया क्या, एपोप्टोसिस। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रोग्राम सेल डेथ, जितने भी प्रोग्राम सेल डेथ हैं वो सभी एपोप्टोसिस नहीं होते। यस, एपोप्टोसिस एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है, किसका बताओ, प्रोग्राम सेल डेथ का। क्योंकि एपोप्टोसिस होने का एक कैरेक्टराइज्ड उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है कि सेल्स का मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है ना। उसका जो साइटोस्केलेटन का पार्ट है वो डिस्टर्ब होता है, उसके क्रोमेटिन का फ्रेगमेंटेशन होता है ना। और वो कई जो लार्ज साइज के आपके सेल्स होते हैं वो एपोप्टोटिक बॉडी में वो पहले कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे साइज में, और उसके बाद जो आसपास के जो मैक्रोफेजिक सेल्स हैं वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एपोप्टोसिस में कहीं भी किसी तरह का इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स नहीं आता। मतलब एपोप्टोसिस जहां पर भी होगा उस सेल्स का कोई निशान हुआ नहीं रहता। मतलब उसके आसपास जो नेबर सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से सेल्स को इंगल्फ कर जाते हैं। एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स नहीं आता। इवन कहते हैं कई बार हमारा जो कोई हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो कई बार एक्यूट स्ट्रेस वो फील करता है। या आप इंजरी की बात करें, अब सेल्स में कई बार ब्लड सप्लाई रुक जाए, है ना, या कोई भी एक्यूट स्ट्रेस अगर आपके सेल्स में क्रिएट हुआ तो कई बार सेल स्वेल करता है और वो बर्स्ट कर जाता है। उसको नेक्रोसिस कहा जाता है। और नेक्रोसिस में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आता है। और अगर ये नेक्रोसिस भी अगर एक प्रोग्राम तरीके से हो तो उसको देखो क्या लिखा हुआ, देखो इसे नेक्रोसिस भी कह देते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रोग्राम सेल डेथ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी एपोप्टोसिस हैं, हर तरह का एपोप्टोसिस क्या है बताओ, प्रोग्राम सेल डेथ है। बट सारे प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा बायोलॉजिस्ट को यूज कर लेते हैं, कई बार सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ ही एपोप्टोसिस है। यस है, बट सारे एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है। एपोप्टोसिस उसका एक मैकेनिज्म है। सो वन ऑफ द वेल डिफाइंड मैकेनिज्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। और आप जानते हैं कि एपोप्टोसिस, मैंने पहले बताया कि ये एक नॉन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। हमारे जो भी सेल्स जिसको अपने आप को डिस्ट्रॉय करना है उसके अंदर के कुछ इंट्रा सेलुलर चेंजेस आते हैं। उस सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे भी चेंज आता है। कुछ मार्कर्स क्रिएट करता है वो, जैसे हमने पढ़ा होगा एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फाटिडाइलसेरीन कहते हैं इसको। मतलब ये एक, जैसे मान लो ये एक एपोप्टोटिक सेल है जिसको डिस्ट्रॉय होना है एक्चुअली। तो इस सेल के सरफेस पे कुछ
नेगेटिवली चार्ज ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन एक फॉस्फोलिपिड है, इसका अपीयरेंस हो जाता है और ये एक तरह का मार्कर का काम करता है नेवर जो आपके मैक्रोफेजिक सेल्स वगैरह होते हैं। और ये फेगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगे, इस एपोप्टोटिक सेल्स को पूरी तरह से इंगल्फ कर जाते हैं, तो किसी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस यहां पर नहीं आता। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है, कई तरह के बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं हमारे सेल्स के अंदर, और ये सभी चेंज का एक ही पर्पस है कि नियर बाय जो आपके फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और ये उस सेल्स को क्या करे, इंगल्फ कर जाए। क्लियर? अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि हमारे सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस होता क्यों है। पहली बात तो ये है कि एपोप्टोसिस होता क्यों है, तो कई सारे इसके जैसे कि कई बार मैंने कहा कि हमारे सेल्स के अंदर सपोज इफ यू टॉक अबाउट अगर आपके डीएनए रेप्लिकेशन के समय, आप जानते हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं, और अगर ये एरर बढ़ता चला जाए तो आपके सेल्स का जो एक कंडीशन है वो डिस्टर्ब होगा, म्यूटेशंस का पार्ट जनरेट होता है, और अगर वो एक एबनॉर्मल सेल की तरह बिहेव करेगा तो इससे पहले कि वो सेल्स एबनॉर्मली बिहेव करे, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो उसे एलिमिनेट करना चाहता है। तो कोई भी फॉल्टी सेल्स है या कोई एबनॉर्मल सेल्स का कोई फंक्शनिंग हो रहा है ना, तो ऐसे सेल्स को सिस्टम से हटा दिया जाता है बाय द टर्म कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो मैंने पहले कहा, जैसे सपोज करो कि डीएनए का कोई रेप्लिकेशन हुआ और उसमें एरर है, या डीएनए डैमेज की बात कर रहे हैं, है ना, और अगर आपके सेल्स में डीएनए डैमेज हुआ तो हमारे जो कुछ नॉर्मल प्रोटोऑन्कोजीन्स वगैरह होते हैं, जैसे एक नाम है P53 जीन्स कहते हैं। एक्चुअली ये जो P53 जीन्स है इसका काम क्या है, ये जो P53 जीन्स देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारे शॉर्ट आर्म पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 17 के शॉर्ट आर्म पे ये P53 जीन्स होता है, और इसका काम क्या है, ये आपके डीएनए के एरर को चेक करता रहता है। अगर कोई डीएनए में एरर क्रिएट हुआ तो वो उस एरर को ठीक करने की कोशिश करता है, और अगर ये जीन डीएनए के एरर को ठीक नहीं कर पाया तो ये अब कोशिश ये करता है कि वो सेल्स अब ज्यादा ग्रो ना करे, उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो P53 हमारे सेफ्टी के लिए है, ये डीएनए के एरर को चेक करता रहता है, लेकिन अगर ये एरर इररेपरेबल है, देखो अगर ये डैमेज अब ठीक नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा ये डैमेज हो गया है जो आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशन क्रिएट करेगा, तो कोशिश क्या है बताओ कि इस तरह के सेल्स को सिस्टम से हटा दिया जाए। ठीक है, तो उस सेल्स को अब आपके सिस्टम से हटाने के लिए कई तरह का इंट्रासेलुलर एक कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है, और फाइनली आपके सेल्स को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये तो समझ में आ गया कि जो P53 जीन्स है, मैं उसका एक सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको कैसे ये एक्ट करता है। देखिए, तो मैंने क्या लिखा है, P53 जीन्स ये कहां पे होता है, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 17 पे, और इसका काम क्या बताओ, इट सेंस डीएनए डैमेज ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज। ठीक है, और अगर डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर किया जाएगा। अगर मान लो ये P53 जीन ही म्यूटेट कर जाएगा या ये काम ना करे, ये बहुत बड़ा एक कारण है ह्यूमन बीइंग्स में कैंसर का। जानते हैं जो कोलोन का कैंसर है, जो ब्रेस्ट का कैंसर है, जो लंग का कैंसर है, ऐसे कैंसर्स में ये P53 का जो नॉन फंक्शनिंग है या इसका जो एक डिफेक्टिव फंक्शनिंग है, ये बहुत बड़ा कारण है इस तरह के कैंसर्स का। तो P53 का प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत जरूरी होता है, और इसमें अगर किसी तरह का म्यूटेशन हुआ तो ये कैंसर क्रिएट करेगा सर। तो देखो क्या मैं कह रहा हूं कि अगर डीएनए डैमेज हमारे बॉडी में हो रहा है तो इस डीएनए डैमेज का अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, देखो P53 जीन्स, जिसको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं इसको। ये हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इंप्रूव करेगा जो सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर एक जो मैकेनिज्म है उसको वो चेंज करता है ताकि उस सेल्स का क्या हो, एपोप्टोसिस हो जाए। तो देखो, तो हमें लिखा हुआ है कि अप रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ BH3 ओनली प्रोटीन। अब ये BH3 ओनली प्रोटीन का मतलब क्या है,
देखिए यहाँ पे एक चीज, ह्यूमन बॉडी में लिखा हुआ BCL2 फैमिली का एक कई सारे प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है, इसको BCL2, बी फॉर ये बी सेल्स की बात कर रहे हैं आप, और एल का मतलब यहाँ पे लिम्फोमा या ल्यूकेमिया कहते हैं इसको। तो ये एक ग्रुप ऑफ मतलब आप कह सकते हो ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, BCL2 फैमिली कहते हैं इसको, ये भी जीन से ही सिंथेसाइज होता है एक्चुअली। तो ये जो प्रोटीन्स है BCL2 फैमिली, ये प्रोटीन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एंटी एपोप्टोटिक होता है और एक प्रो एपोप्टोटिक होता है। एंटी एपोप्टोटिक कहने का मतलब जो एपोप्टोसिस को ना होने दे, और जो प्रो एपोप्टोटिक है उसका मतलब क्या बताओ, जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा। जैसे अगर आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स वगैरह जो होता है, अगर फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में बनेगा तो ये कैंसर ग्रोथ को चेक करता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्रोटीन जो फ्री रेडिकल्स को बनने को या फ्री रेडिकल्स को जो डिस्ट्रॉय करने वाला जो पार्ट है उसको वो बनने नहीं दे रहा, तो फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्री रेडिकल्स के होने की वजह से कैंसरस ग्रोथ नहीं होता। सॉरी, फ्री रेडिकल्स के मतलब फ्री रेडिकल्स अगर आपके बॉडी में बन रहा है तो फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर प्रमोट होता है, और अगर इस फ्री रेडिकल्स को ना बनने दिया जाए तो कैंसर नहीं होगा। तो एंटी एपोप्टोटिक कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं ये जो कैंसर को और प्रमोट करता है, एपोप्टोसिस को ये चेक करता है। और जो प्रो एपोप्टोटिक है इसका मतलब ये है कि ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा और ये कैंसरस ग्रोथ को चेक करता है। ठीक है, अब यहां देखिए, तो ये जो BCL2 फैमिली आप देख रहे हैं इसमें दो चीज में लिखा हुआ है, देखो इसमें एक एक्टिवेटर होता है और एक को कहते हैं इफेक्टर कहते हैं। ये प्रो एपोप्टोटिक की बात कर रहे हैं, एक वो जो कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन को इनिशिएट करे उसे एक्टिवेटर कहा जाता है। ये जो BH3 ओनली प्रोटीन लिखा हुआ है आपने, ये इसी ग्रुप का एक प्रोटीन होता है, BCL2 होमोलॉजी कहा जाता है एक्चुअली। ये जो BH3 लिखा हुआ है आपने इसे कहते हैं BCL2 होमोलॉजी कहा जाता है इसको एक्चुअली। तो BH3 ओनली प्रोटीन, ये भी कई तरह के प्रोटीन देखो लिखा हुआ है, बिड, बिग, बैड, प्यूमा, नॉक्सा, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ BH3 ओनली प्रोटीन्स, और ये एक्टिवेटर है। और एक होता है इफेक्टर जो फाइनली आपके प्रोटीन्स के क्लीवेज को प्रमोट करेगा आपके सेल्स वाले पार्ट में। तो इफेक्टर का नाम लिखा हुआ देखो, BH123 प्रोटीन कहते हैं इसको, जिसमें बैग्स और बैग जैसे प्रोटीन्स का नाम आता है। ठीक है, अब यहां देखिए, तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही आपके P53 जीन्स ने, मैंने कहा एक्टिवेटर देखो, BH3 ओनली क्या बताओ, एक्टिवेटर होता है। इस प्रोटीन के सिंथेसिस को अब रेगुलेट किया जाता है, मतलब पहले तो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाया जाएगा जो BH3 ओनली जैसे प्रोटीन्स को प्रमोट करता, बनाने में हेल्प करता है। उस प्रोटीन की ज्यादा बनने की वजह से क्या हुआ देखो, ये जो BH3 ओनली प्रोटीन लिखा हुआ है आपने, इट इंटरेक्ट विथ बेक्स जीन। देखो ये बेक्स प्रोटीन जो लिख रहा है यहाँ पे, ये बेक्स जो इफेक्टर प्रोटीन की बात कर रहे हैं देखो। तो इनिशिएशन कहां से हुआ देखो, ये हुआ BH3 ओनली प्रोटीन से, और उसके बाद जो एक्शन होना है, इफेक्टर जिसे कह रहे हैं आप, वो बैक्स वाले प्रोटीन से होगा देखो। तो BH3 ने एक्टिवेट किया और फिर बैक्स का एक्शन स्टार्ट होता है देखो, बैक्स प्रोटीन कहते हैं इसको। और ये जो बैक्स प्रोटीन है, इस प्रोटीन में क्या आता है बताओ, एक तरह का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है जो आपके सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोर्स के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है। मतलब ये जो बैक्स प्रोटीन है, इसी प्रोटीन की वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट होते हैं, है ना। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रियल पोर्स बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स बनने की वजह से क्या होता है देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम सी होता है, रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी इन द साइटोप्लाज्मिक पार्ट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का साइटोक्रोम सी जो एक मॉलिक्यूल है वो कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्मिक पार्ट में। और साइटोप्लाज्मिक पार्ट में आने के बाद अब यहां देखिए, ये जो लिखा हुआ आपने, ये जो साइटोक्रोम सी है, ये एक दूसरे प्रोटीन के साथ
अटैच हो गया। इस प्रोटीन का नाम है APAF1 और इस APAF1 का जो पूरा नाम है, देखो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपोप्टोटिक प्रोटीएजेस एक्टिवेटर फैक्टर 1 कहा जाता है इसको। एपोप्टोटिक प्रोटीएजेस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 कहते हैं इसको। समझ में आ रहा है? एपोप्टोटिक प्रोटीएजेस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 कहा जाता है इसको। और देखो ये साइटोक्रोम सी इसके साथ अब ये अटैच कर गया। देखो ये सब आपके साइटोप्लाज्मिक पार्ट में हो रहा है एक्चुअली, ये पूरा अगर सेल्स मान लिया हमने। और जब ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स बनाएगा साइटोक्रोम सी एंड दैट मॉलिक्यूल, ये क्या करता है देखो, इट जनरेट द मैच्योर एक्टिव फॉर्म ऑफ कैस्पेज 9। अभी कैस्पेज क्या है देखो, तो कैस्पेज एक ये भी एक तरह का ग्रुप ऑफ मतलब आप कह सकते हैं ये एक तरह का एंजाइम है कैस्पेज। इसका पूरा नाम कह सकता है कि ये एक्चुअली ये सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पारेट प्रोटीजेस कहा जाता है इसको। सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पारेट प्रोटीजेस कहा जाता है इसको। और ये भी कई तरह का होता है, कैस्पेजेस 9 भी होता है, 3 होता है, 6 होता है, 7 होता है, और ये कैस्केड्स में वर्क करते हैं। तो ये जो कैस्पेजेस वगैरह होते हैं ये हमारे सेल्स के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पहले क्रिएट होता है, जिसको प्रो कैस्पेजेस कहा जाता है। हमारे सेल्स में ये जो कैस्पेजेस होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, इसको प्रो कैस्पेजेस कहते हैं। और प्रो कैस्पेजेस पे कैस्पेज ही एक्ट करता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो कुछ जो प्रो कैस्पेजेस वगैरह होते हैं वो इनिशिएटर का काम करता है, और कुछ जो कैस्पेजेस होते हैं उसको एग्जीक्यूटिव कैस्पेजेस कहते हैं, या इसको एग्जीक्यूटिव कैस्पेजेस कहा जाता है, जो फाइनल एक्शन करता है एक्चुअली। तो यहां देखो ये जो कैस्पेजेस 9 देख रहे हो आप, ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसका क्या किया गया देखो, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैस्पेज 9 कहा जाता है इसको। तो एक ही जो कैस्पेज का जो एक्चुअली ये सब प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, कैस्पेज वगैरह एक तरह का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन को क्लीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो आपका सी साइटोक्रोम सी और APAF1 जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स ने सबसे पहले एक प्रो कैस्पेज था, प्रो कैस्पेज 9, उसको एक्टिव कैस्पेज में कन्वर्ट किया। और एक एक्टिव कैस्पेज 9 अब कई सारे जो ये इनिशिएटर होता है, अब ये कई सारे एग्जीक्यूटिव या कई सारे एग्जीक्यूशन वाला जो हमारा जो कैस्पेज है उसे एक्टिवेट करेगा। और ये भी कई तरह का देखो, और एक कैस्पेज दूसरे कैस्पेज को एक्टिवेट करना चला जाता है। मतलब एक प्रो कैस्पेज जो है उस पर एक एक्टिव कैस्पेज काम करेगा और कई सारे फिर दूसरे एक्टिव कैस्पेज फॉर्म कर जाते हैं। तो ये एक तरह का एम्प्लीफिकेशन सिग्नल है, और धीरे धीरे आपके साइटोप्लाज्मिक पार्ट में फाइनल वो उस कैस्पेज का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बन जाएगा, जिसका फंक्शन क्या है देखो, क्लीवेज ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स या तो आपके न्यूक्लियस के अंदर हो उसे भी क्लीव करता है ये, साइटोप्लाज्मिक पार्ट में हो उसे भी क्लीव करता है ये, है ना। इवन कई सारा एंडोन्यूक्लियस वगैरह जो होता है, जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको भी कहीं से क्लीव करके उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मल्टीपल प्रोटीन को क्या करेगा बताओ, ये क्लीव करता है। मतलब इंट्रासेलुलर प्रोटीन को क्या करेगा, ये कट करेगा। कौन? ये जो कैस्पेजेस होते हैं। और इसकी क्लीविंग की वजह से ही अब आपके सेल्स का एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया आपके सेल्स के अंदर, और वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज फाइनली ये मतलब सेल्स के अंदर का जो बायोकेमिकल चेंज है, ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, ये सभी चेंज अब नियर बाई जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, और वो जो फेगोसाइटिक सेल्स आसपास में होते हैं वो इस पूरे सेल को क्या करेगा बताओ, इंगल्फ कर जाएगा। तो इसे एक्चुअली इंट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। और मैंने केवल डीएनए डैमेज लिखा हुआ है, ये केवल डीएनए डैमेज की बात नहीं कर रहे हैं आप, इवन आपके सेल्स में हाइपोक्सिया वाला कंडीशन डेवलप हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस की बात करें अगर हम, या कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर जो डिप्राइव हो रहे हैं आपके सेल्स के अंदर,
ये सभी एक तरह का इंट्रिंसिक स्टिमुलेशन है या इंटरनल स्टिमुलेशन है एपोप्टोसिस के लिए। लेकिन अगर डीएनए डैमेज की बात करेंगे तो उस केस में P53 का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो P53 जिस BH3 को यूज कर रहा है, जैसे ये जो प्यूमा और नॉक्सा वगैरह लिखा हुआ है, ये BH3 ये वाला पार्ट होता है। देखो यहाँ पर BH3 कई तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह के सिग्नल के लिए, अलग अलग तरह के स्टिमुलस के लिए डिफरेंट तरह के BH3 ओनली प्रोटीन का उसमें एप्लीकेशन होता है, जो एक्टिवेशन का काम करता है, जो इनिशिएटर है एक्चुअली। और बाद में जो आपने पहले कहा कि इनिशिएशन BH3 से होता है और फिर इसका जो एक्शन है वो BH123, ये देखो इसको इफेक्टर कहते हैं, वहां से होता है। उसमें देखो लिखा टैक्स और टैक लिखा हुआ है। तो ये एक काफी ज्यादा रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर एक कैस्केड्स ऑफ रिएक्शंस हैं, जिसका फाइनल फेट यही है कि ये आपके इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को क्लीव करेगा। और ये प्रोटीन्स कई तरह के ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होंगे, या जो साइटोस्केलेटन का प्रोटीन होता है उसे भी कट करता है। ये एक लेमिनिन प्रोटीन है जो न्यूक्लियस में होता है, उसे भी क्लीव करता है। ये एंडोन्यूक्लियस वगैरह जो होते हैं उसको भी क्या करेगा, एक्टिवेट करता है ये। और फाइनली एपोप्टोसिस का काम कंप्लीट होता है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि एपोप्टोसिस के समय जो चेंजेस आते हैं आपके सेल्स में, वो सेल्स के सरफेस पे भी होता है, और अंदर का जो बायोकेमिकल चेंज है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोकेमिकल चेंज कहने का मतलब एपोप्टोसिस के समय आप देखें तो जैसे आपका क्रोमेटिन वगैरह है वो कंडेंस कर जाता है बहुत ज्यादा, है ना। और इवन जो न्यूक्लियर वगैरह, न्यूक्लियस का पार्ट है वो, उसका भी फ्रेगमेंटेशन होता है। कुछ चार्जेज वगैरह का, जैसे कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन का जो चार्ज है वो चार्ज भी डिस्टर्ब होता है उसका। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। एक एक्सट्रिंसिक पाथवे भी है इसका, जिसका सिग्नल अब सेल्स के बाहर से क्रिएट होगा। ये तो सारा सेल्स का इंटरनल मैकेनिज्म था ना। अब एक ऐसा पाथवे भी होगा जिसमें सिग्नल बाहर से आता है और फिर एपोप्टोसिस को एक्टिवेट किया जाता है उस प्रोसेस में। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये सारी चीजें क्या है। और मैंने पहले भी कहा कि आप कह सकते हैं कि P53 का जो P53 जीन्स हमारे सेल्स के अंदर होते हैं वो किस तरह से एपोप्टोसिस को इन्फ्लुएंस करता है, ये उसका भी पूरा एक मैकेनिज्म है। और हर तरह के इंट्रिंसिक पाथवे में P53 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने कहा था ये केवल जो डीएनए डैमेज वाला जो प्रोसेस होता है जो इररिपेरेबल है, इररिपेरेबल तो करेंगे तो समझ में आ रहा है आपको, जो रिपेयर अब नहीं हो सकता वो उसके बियॉन्ड चला गया है, अब उसको ठीक नहीं किया सकता, रिपेयर पॉसिबल अगर नहीं है तभी P53 का इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज दूसरी तरह के स्टिमुलस में डिफरेंट तरह का रेगुलेशन है उसका। तो P53 ये इन्वॉल्व होता है कब, जब आप अपने सेल्स के अंदर डीएनए डैमेज की बात कर रहे हैं, एक ऐसा डीएनए डैमेज जिसका रिपेयर अब पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है कि उस सेल्स को सिस्टम से हटा दिया जाए। और हटेगा कैसे वो, बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। थैंक यू।